नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर गिरावट हर अपटिक पर देखने को मिली है। क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे यहां पर टाटा कंज्यूमर्स के नंबर्स की, जहां पर बेहतरीन नंबर्स फर्स्ट क्वार्टर में देखने को मिले हैं। आगे जाकर किस तरह से वो कमोडिटी प्राइसेस देखते हैं, क्या गाइडेंस है, उस पर भी होगी चर्चा। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ लक्ष्मी डायमंड के सीएमडी चेतन मेहता हैं, कोटक सिक्योरिटीज से कायनात चेनवाला हैं, और थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के एमडी एंड सीईओ सुनील डिसोजा। लेकिन सबसे पहले सोना चांदी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। एंड कायनात, क्या लगता है, क्योंकि एक नैरो रेंज है और हर अपटिक पे बिकवाली होती हुई नजर आई है, करंट लेवल्स पे जिस तरह की मुनाफा वसूली है, क्या करने की राय देंगी? जी, डेफिनेटली देखिए, कल अभी क्योंकि फेड मीटिंग है, हमने देखा है कि रेट हाइक ऑड्स जो है कंटिन्यूअसली मूव हो रहे हैं। लास्ट फ्राइडे भी हमने देखा था कि जो सितंबर की मीटिंग है उसके लिए 80% की एक्सपेक्टेशन थी रेट हाइक की, एंड ये जुलाई की जो मीटिंग है उसके लिए 38% की एक्सपेक्टेशन थी। कल हमने उसमें थोड़ा सा एक पुल बैक आते हुए देखा था कि 30% हो गया था, एंड यहाँ पे भी 70% के आसपास आ गए थे। बट अगेन इट्स बाउंस बैक, एंड मार्केट में एक थोड़ा सा रेट हाइक को लेके जो कंसर्न बना हुआ है उसके कारण एक प्रेशर हमें गोल्ड सिल्वर पे देखने को मिल रहा है। ऑयल की भी अनसर्टेनिटी इज नॉट हेल्पिंग, एंड डॉलर भी अराउंड 1 मंथ हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो गोल्ड सिल्वर में डेफिनेटली एक वीकनेस दिख रहा है हमें। स्पेशली अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो देखिए, अपार्ट फ्रॉम फेड रेट हाइक एंड डॉलर, एआई टेक सेल ऑफ भी जो हो रहा है एशियन मार्केट्स, यूएस मार्केट्स में, उसके कारण भी सिल्वर में एक अच्छी खासी और वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है, विच इज वाई आई वुड रिकमेंड अ सेल इन सिल्वर। सिल्वर में अराउंड 2,17,000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। 2,18,500 के आसपास स्टॉप लॉस रख के आप 2,13,800 के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। सो सिल्वर लुक्स लाइक सेल केस राइट नाउ। गोल्ड थोड़ा साइडवेज टू बेरिश लग रहा है, इट्स होल्डिंग नियर सपोर्ट लेवल्स। बट ओवरऑल ट्रेंड सारे कमोडिटीज पैक का फिलहाल बिफोर द एफओएमसी मीटिंग विथ रेट हाइक कंसर्न्स एंड ऑयल अनसर्टेनिटी लुक्स लिटिल बेरिश। पॉइंट टेकन। तो चांदी में बिकवाली करके काम करना है और सोना थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है, और जैसा कि वो रह भी रहा है। लेकिन जैसे कायनात ने कहा, इंपॉर्टेंट इवेंट है, कल यूएस फेड की मीटिंग है और बाजार क्लियरली वहां से फर्दर क्यूज लेता हुआ नजर आएगा। हमारे साथ अब लक्ष्मी डायमंड के सीएमडी चेतन मेहता भी हैं। चेतन जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह से सोने चांदी में कुछ ठहराव देखने को मिला है और अगस्त की शुरुआत होते होते हम यहाँ पर एग्जीबिशन, फेस्टिवल, शादियों सीजन, ये सारा कुछ यहाँ पर आता हुआ देखेंगे। किस तरह से आप देखते हैं करंट प्राइसेस का इम्पैक्ट डिमांड पर आगे जाता हुआ? नमस्कार मनीषा जी। आई थिंक क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारी इंडस्ट्री कुछ ना कुछ वजह से जूझ रही थी, और अभी तो अच्छा सीजन आने वाला है, शादी का त्योहार आने वाले हैं, और ऐसे हमारे इंडिया में सबसे बड़ा एग्जीबिशन आईएसएस भी होने वाला है। तो एज ए मैन्युफैक्चरर सब लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की है। प्राइसेस का जो है, अभी तो काफ़ी गोल्ड के प्राइसेस स्टेबल है, 2-3-2.5 महीने से ज़्यादा इतने उतार चढ़ाव नहीं हुए हैं। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि अभी क्योंकि 2-2.5 महीने से परचेस बहुत कम थी सब रिटेलर्स के लिए, और मार्केट भी इतना सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो अभी सब लोगों ने शो के लिए बहुत अच्छी तैयारी की है। और हम पॉजिटिव हैं कि अभी जो आने वाले 2-2.5 महीने हैं वो इंडस्ट्री के लिए अच्छे होंगे, क्योंकि प्राइसेस भी लगभग स्टेबल हो चुके हैं। कहीं ना कहीं जो हम सोच रहे थे कि मार्केट कैसे चलेगा, क्या चलेगा, तो बहुत अभी मुझे लग रहा है कठिनाइयों के दौर से हम अभी आगे आ चुके हैं, और शो के लिए बहुत अच्छी तैयारी की है। तो बहुत मैन्युफैक्चररों ने बहुत नए नए लाइट वेट वर्जन्स की ज्वेलरी मार्केट में लाने की तैयारी की है, जहाँ अफोर्डेबल प्राइसेस में सोना और हीरे जवाहरात की ज्वेलरी खरीद सके मनीषा जी। तो काफ़ी लोगों ने तैयारी की, और मैं पॉजिटिव हूँ कि आने वाले 2-2.5 महीने हम शायद जो 3 महीने की जो कहीं सेल हम नहीं कर पाए, वो आने वाले 2-2.5 महीनों में हम कवर कर पाएंगे, क्योंकि अभी ये सीजनल बिजनेस से ज़्यादा भी मुझे लग रहा है कि अभी लाइक जब कैश मार्केट में आता है या पैसा आता है या फिर मार्केट में डिमांड आती है तो बिजनेस होता है। तो अभी ये सीजनल बिजनेस नहीं रहा है। अभी जब जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे लोग परचेज कर रहे हैं, ये ऐसा मुझे लग रहा है मनीषा जी। चेतन जी, आपकी किस तरह की तैयारी है? आप इस फेस्टिवल सीजन को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? क्या नए लॉन्चेस हम आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि मनीषा जी अभी एक जो बहुत बड़ा एग्जीबिशन आ रहा है उसमें हम एक रीति रिवाज कलेक्शन लॉन्च कर रहे हैं। उसका एक ही मायना है, रीति जो है वो पुरानी चीजें, रिवाज है पुराने, और कहीं ना कहीं जो ओल्ड फैशन है वो अभी हम एक नए इस युग में लेके आ रहे हैं, जहां हम लाइट वेट का कॉम्बिनेशन मॉडर्न टच के साथ और हेरिटेज को कोलैबोरेट करके बना रहे हैं, जो अभी आज ट्रेंडिंग वही चल रहा है। और रीति रिवाज कलेक्शन ये सभी ज्वेलर्स के लिए बहुत अच्छा होगा, बिकॉज ये लाइट वेट वर्जन है और पॉकेट फ्रेंडली है, रीजनेबल इन प्राइसिंग है, और मुझे लगता है कि जो मिडिल कॉमन मैन है वो भी इसको अफोर्ड कर सकता है, बिकॉज ये करीबन 80,000 से लेकर 2.5-3 लाख रुपए की ज्वेलरी है।
तो उसके ऊपर बहुत तैयारी की हुई है, बिकॉज 1 साल से लगभग हम तैयारी करेंगे। जब ये बड़ा शो आता है तो कुछ ना कुछ हम बड़ा लॉन्च करेंगे, पूरा साल हमारे लिए चल सके। तो ये रीति रिवाज कलेक्शन बहुत ज्वेलर्स के लिए अच्छा होगा। तो ये जब कंज्यूमर के पास जाएगा तो बहुत बेहतरीन इसके रिजल्ट आएंगे, ये मेरा मानना है मनीषा जी। हम्म। चेतन जी, आगे जाते हुए क्या आपको लगता है प्योर गोल्ड, सबको लगता है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड तो आएगी लेकिन ज्वेलरी डिमांड हम पिकअप होता हुआ देखेंगे, तो क्या हम प्योर गोल्ड देख रहे हैं, स्टडेड जिस तरह का फैशन अब निकला है वो आता हुआ देख रहे हैं, डिमांड फिर से यहाँ पर डायमंड की फोकस में है, कैसे देखते हैं आप आगे जाते हुए ट्रेंड्स? लाइट वेट और इन्फ्यूजन हमें समझ में आया, लेकिन ज्वेलरी किस तरह की बिकेगी? ज्वेलरी मैं कहूँ कि आने वाले 10 साल में अगर बोले तो 70 to 80% लाइट वेट की तरफ की ज्वेलरी ज्यादा बिकेगी। 20% में आपके जड़ाव हो गए या हैवी वेट ज्वेलरी होगी, लेकिन 80% जो है बहुत लाइट वेट ज्वेलरी की डिमांड ज्यादा है। बिकॉज जो प्राइजेस गोल्ड जो इतने हाइक हुए हैं वो सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन इसीलिए लोगों ने जो लाइट वेट ज्वेलरी बनाई और मुझे लगता है आने वाले 10 साल तक ट्रेंडिंग लाइट वेट ज्वेलरी चलेगी। और प्योर की जो बात रही, मुझे लग रहा है प्योर गोल्ड जो पहले लोगों का एक माइंडसेट था कि जैसे वो इतना स्पीड से गोल्ड आगे बढ़ा और लोगों ने सोना खरीदा, अभी जो ये थोड़ा सा गोल्ड स्थिर हुआ है, इस चक्कर में मुझे नहीं लगता कि कोई प्योर गोल्ड के परचेजिंग में इतना कोई इंटरेस्टेड है। अभी बहुत ज्यादा लोग ज्वेलरी की तरफ बहुत ज्यादा मुड़ रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ज्वेलरी पहन सकते हैं। मैंने वो भी पहले भी कहा था कि प्योर गोल्ड जब प्राइजेस हाई हो रहे तो लोगों ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था, बट नाउ आई थिंक पीपल हैव बहुत ज्यादा कन्वर्ट हो चुके हैं ज्वेलरी की तरफ। और आने वाले 10 साल में लाइट वेट ज्वेलरी का मार्केट रहेगा मनीषा, और लिए रीजनेबल होता है। और 20% में हमारे जड़ाव और कलर स्टोन और ये ब्राइडल ज्वेलरी होगी, लेकिन 80% रेटिंग बिलो फेडेक्स की ज्वेलरी बहुत ज्यादा चलेगी। पॉइंट टेकन। चेतन जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, और वो पूरा का पूरा ब्यौरा कि आने वाले 3 महीने, अगला क्वार्टर यहाँ पर किस तरह से रह सकता है ज्वेलरी मार्केट्स के लिहाज से। मेटल्स आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी उठापटक देखने को मिली है। कायनात जिंक तेजी में है, कॉपर एल्यूमिनियम भी यहाँ पर पॉजिटिव में काम करता हुआ। कैसे देखती हैं प्राइसेस यहाँ से? देखिए ये एक थोड़ा सा जिंक में तो हमने कंटिन्यूसली एक अच्छी खासी तेजी आती हुई देखी है। सो एक थोड़ा पॉज लग सकता है बिकॉज इस वीक में चाइना की पॉलिट ब्यूरो मीटिंग है और वहां पे पॉलिसी को लेके, स्टिमुलस को लेके कोई अगर वहां से कोई अपडेट्स आते हैं तो वो एक सपोर्टिव रहेंगे फॉर प्राइजेस टू अगेन कंटिन्यू हायर। या अगर कोई स्टिमुलस नहीं आता तो मार्केट्स को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा बिकॉज कंजम्पशन साइड पे स्टोरी चाइना में इतनी अच्छी नहीं रही है। ऑल्दो जीडीपी अगर आप देखें तो वो ऑलमोस्ट लाइक फर्स्ट हाफ के भी हम देखें तो 4.7% के आसपास था, विच इज इन द रेंज दैट दे आर एक्सपेक्टिंग फॉर दिस ईयर, 4.5 to 5% के आसपास। सो ओवरऑल मार्केट्स का ध्यान एक तो फेड मीटिंग पे रहेगा कि वहां पे रेट हाइक होता है या नहीं। इफ रेट हाइक डज नॉट हैपन इवन उसके कारण भी हम एक रिलीफ रैली देख सकते हैं अक्रॉस मेटल्स। और सेकेंड थिंग, ये पॉलिट ब्यूरो मीटिंग अगर इसमें कोई स्टिमुलस अनाउंसमेंट्स होते हैं जो डोमेस्टिक कंजम्पशन को बूस्ट करते हैं देन डेफिनेटली एक अच्छी खासी अपटेक यहाँ से हमको देखने को मिलेगी। बट फिलहाल इंट्राडे अगर मैं देखूं तो मुझे थोड़ा सा वीकनेस ही देखने को मिल रहा है। जैसे खास करके एल्यूमिनियम में अगर मैं देखूं तो एली के केस में मुझे फिलहाल यही लग रहा है कि 339 के आसपास प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। 336 के टारगेट के लिए 341 का एसएल लगा के आप ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा सॉफ्टनेस अभी मेटल्स में आज और कल के सेशन में बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है। सेम फॉर कॉपर, बट कॉपर के लिए एक रेंज रहेगा अराउंड 1315 to 1336 के रेंज में ट्रेड कर सकते हैं। सो एक थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है इसमें। एंड कॉपर के फाइनली केस में क्रूड को कैसे देखेंगे प्रोग्रेस आप? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सेकंड, आई गॉट दैट, क्रूड कैसे देखेंगे आपका है ना, सेकंड स्ट्रेट डे डिक्लाइन यहाँ पर भी? देखिए क्रूड के केस में ना हमने देखा है कि कंटिन्यूसली सप्लाई डिस्ट्रप्शंस की जगह रिस्क प्रीमियम प्राइस इन हो रहा है, जैसे रिस्क अनवाइंड और प्राइस इन होता है। सो पहले भी यही चीज हुई थी जहां पे एक कंटिन्यूस एस्केलेशन का साइकिल था फॉलोड बाय डी एस्केलेशन, सेम यहाँ पे भी हमने देखा है। एंड कंटिन्यूस ऑलमोस्ट लाइक 25-30% की प्राइस इंक्रीज के बाद अभी वहां से ऊपर से हम देखें तो 15-20% का वीकनेस भी आया है। बट अगर आप सिचुएशन, ग्राउंड सिचुएशन देखें तो अपार्ट फ्रॉम पॉज इन हॉस्टिलिटीज बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ है। ना कोई कोर जो उनके स्टिकिंग पॉइंट्स है, बी इट कंट्रोल ऑफ हॉर्मूज और ईरान का जो न्यूक्लियर टॉक्स है उसके ऊपर कोई डिस्कशन उनकी हुई नहीं है। इट इज जस्ट अ पॉज जो 3 दिन से कंटिन्यू हुआ है जिसके कारण एक ये प्राइस में हमें पुल बैक देखने को मिला है। बट ईरान ने क्लियरली कहा है कि नेगोशिएशंस कुछ भी अभी फिलहाल नहीं चल रहे हैं, विच इंडिकेट्स कि आगे जाके थोड़े वक्त में ये भी हो सकता है कि कुछ भी थोड़ा भी एस्केलेशन हो तो क्रूड प्राइसेस में अच्छा खासा हमें रिबाउंड देखने को मिल सकता है। सो क्रूड में अभी वो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, बट आई फील कि बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म ऑलरेडी प्राइसिंग हो गया है। सो यहाँ से मुझे बस 3 to 5% की मैक्सिमम डाउनसाइड यहाँ से नजर आ रही है इन क्रूड प्राइसेस।
पॉइंट टेकन। कायनात, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और उन सभी कमोडिटीज़ पर अपनी स्ट्रैटेजीज भी देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे और लेकर आएंगे टाटा कंज्यूमर्स के मैनेजमेंट को और साथ ही आपको देंगे बॉन्ड स्ट्रीट का ब्यौरा। नमस्कार, स्वागत है आपका। हमारे साथ अब टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के एमडी एंड सीईओ सुनील डिसोजा हैं। सुनील जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स बेटर देन एस्टिमेट्स आए हैं, चाहे वो रेडी टू ईट है, संपन्न है, फूड्स है, टी है, सारे के सारे सेगमेंट्स बहुत बेहतरीन नजर आते हुए। कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट। FY27 के लिए अब आप किस तरह से मार्केट्स को देखते हैं और क्या ये डबल डिजिट ग्रोथ सस्टेनेबल है? तो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स हमारे अच्छे थे। 12% टॉप लाइन ग्रोथ, 19% एबिटा और नेट प्रॉफिट 29%। इवन फाइनेंशियल पैरामीटर्स में हमने इन्वेंट्री कम करी, वर्किंग कैपिटल कम करी, ROC 1.5% हायर था। एंड जो ग्रोथ था वो अक्रॉस हमारे जितने कैटेगरीज हैं सब में ग्रोथ देखा हमने। चाय में वॉल्यूम ग्रोथ था लेकिन टोटल रेवेन्यू नेगेटिव था क्योंकि हमने दाम गिराए, जैसे चाय के दाम कम हुए। सॉल्ट में 7% ग्रोथ था, संपन्न 58%, रेडी टू ड्रिंक 41%, कैपिटल फूड्स 40%, ऑर्गेनिक इंडिया 27%। हमारे टोटल ग्रोथ बिजनेसेस जो हैं वो 47% इंक्रीज हुए और अभी 36% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इंडिया को, मोर देन टी एंड सॉल्ट। तो उस तरह से स्ट्रेटेजिकली राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारा गाइडेंस यही है कि हम डबल डिजिट ग्रोथ करेंगे। एबिटा हमारी मार्जिन बाकियों से कम है, वो एक्सपांशन पे फोकस है। 50 से 70 बेसिस पॉइंट हम हर साल में इंक्रीज करेंगे। इस क्वार्टर में भी 70 बेसिस पॉइंट इंक्रीज किया एंड करेंटली वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑफ डिलीवरिंग इट। कंज्यूमर डिमांड आप कैसे देखते हैं अर्बन एंड रूरल मार्केट्स में, और अगर हम ओवरऑल इमर्जिंग ट्रेंड्स यहाँ पर देखें तो वो क्या हैं? तो अगर आप पिछले 2 क्वार्टर में देखेंगे तो सब कंज्यूमर कंपनीज ने जो है वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर की है। मेरा मानना है कि जो गवर्नमेंट ने टैक्स स्लैब्स कम किए, GST कम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड किया, बाकी जो स्कीम्स चले, उसका नतीजा है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ा। कंज्यूमर स्पेंडिंग ना ही कंज्यूमर गुड्स में बढ़ा। इवन स्टारबक्स जो है हमारे सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अभी पॉजिटिव टेरिटरी में है, मिड सिंगल डिजिट में आ रहे हैं। लेकिन उसके चलते अभी आगे जो है जो वेस्ट एशियन क्राइसिस चल रहा है उसमें जो ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं उसका इन्फ्लेशन पे फर्क पड़ सकता है। तो अगर उसका फर्क पड़ा तो टोटल फ्रेट, पैकेजिंग, टोटल प्रोसेसिंग पे फर्क पड़ेगा। उसके चलते अगर इन्फ्लेशन हुआ तो कंपनियां दाम बढ़ाएंगी, अगर कंपनियां दाम बढ़ाएंगी तो थोड़ा प्रेशर पड़ सकता है कंज्यूमर सेंटिमेंट के ऊपर। सुनील जी, जैसे आपने कहा पारन में कि चाय के कमोडिटी प्राइसेस के जिस तरह से हमने प्राइसेस ऊपर रहते हुए देखे हैं, आगे जाकर इसका मार्जिन पे किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखेंगे? तो चाय का जो बिजनेस है हम प्राइसिंग के इसमें ज्यादा से मार्जिन के हिसाब से देखते हैं। ग्रॉस मार्जिन 34 से 36% के रेंज में ऑपरेट करते हैं। अगर चाय के दाम गिरे तो हम दाम गिरा देते हैं टू रिमेन दैट स्वीट स्पॉट, क्योंकि हमने ये देखा है कि अगर हम मार्जिन ज्यादा बढ़ाने जाएं तो वॉल्यूम पे फर्क पड़ता है, अगर मार्जिन कम करें तो प्रॉफिट पे फर्क पड़ता है। तो 34 टू 36 के रेंज में चलते हैं। अभी तक चाय के दाम गिर रहे थे लेकिन अभी रिसेंटली 7 से 10% इंक्रीज होते देख रहा है। अगर यही चलता, अभी काफी अर्ली डेज है सीजन में, क्योंकि चाय जुलाई से सितंबर अक्टूबर तक पीक हार्वेस्टिंग होता है। अगर चाय के दाम ऊपर रहे तो हमको दाम थोड़े ऊपर ले जाने पड़ेंगे। आई वुड कॉल इट कैलिब्रेटेड प्राइस इंक्रीजेस, नॉट अ जनरल प्राइस इंक्रीज। पॉइंट टेकन। आगे जाकर इनोवेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेंशन की अगर बात की जाए तो कहाँ ध्यान है आपका? तो FMCG में 2 या 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रोडक्ट एंड ब्रांडिंग, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड इनोवेशन। इनोवेशन अच्छी फूड कंपनी के लिए 4 से 5% होना चाहिए इंडिया में। हम उसी में ऑपरेट कर रहे थे। इस क्वार्टर में थोड़ा कम आया क्योंकि पिछले नंबर जो हैं ज्यादा साइकिल कर रहे हैं हम, 3% आया, लेकिन हमने 14
प्रोडक्ट लॉन्च किए इस क्वार्टर में, आगे चलते वो 3, 4 से 5 नंबर तक आ जाएगा, so we are quite confident about that. डिस्ट्रीब्यूशन में क्रिटिकल पीस ये है कि ओवरऑल जनरल ट्रेड में डिस्ट्रीब्यूशन वी आर अबाउट न्यूमेरिक करीब 4.5 मिलियन आउटलेट्स में है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में चैनल शिफ्ट हो रहे हैं रैपिडली. इंडियन कंज्यूमर ओमनी चैनल बन रहा है, किराना में भी जाता है, क्विक कॉमर्स में भी शॉप करते हैं और मॉडर्न ट्रेड में भी जाते हैं. मॉडर्न ट्रेड हमारा 20% ग्रोथ हुआ है, क्विक कॉम ई कॉम 51% ग्रोथ हुआ है, जनरल ट्रेड लार्जली फ्लैट रहा है. तो ये चैनल शिफ्ट चलते रहेंगे. हमने ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स आई वुड से अहेड ऑफ द कर्व कैपेबिलिटीज बिल्ड किए हैं. आज के डेट में वो 21% कंट्रीब्यूट करते हैं. पिछले साल सेम क्वार्टर में 15% कंट्रीब्यूट करता था, तो वो उसका काफी ग्रोथ हो रहा है. तो जनरल ट्रेड में डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन पे फोकस है, लेकिन फोकस ये भी है कि नए चैनल्स में हम आगे बढ़ते रहें. पॉइंट टेकन. सुनील जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड मैनी कंग्रेचुलेशंस येट अगेन. बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स के लिए, बीटिंग एस्टिमेट्स एज वेल, और जैसे आपने कहा आगे की गाइडेंस भी यहाँ पर ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड है. एक कंपनी से दूसरी की तरफ और हिंदुस्तान यूनिलिमिटेड HUL की तरफ यहाँ पर चलते हैं, जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर चल रही है. For us. One is the category has seen 2 years back-to-back inflation, and therefore overall the category has seen a shrinkage in terms of volume as a result of 2 years back-to-back inflation. That is certainly affecting our mass business in soaps. Our premium business, on the other hand, is growing double digits, strong double digits, and we're continuing to have competitive performance in body wash. So we actually think this augurs extremely well as we go forward into the future, and this will continue to be our focus in personal care. And lastly, just if there's a price hike, what will be the quantum of it, given the input costs are not easing anytime? Yeah, again, like I said, it's a volatile situation in which we are. So we will take calibrated price increases in line with the inflation. We always look at it in a very calibrated manner, ensuring that we are giving the right amount of price to consumers, looking at all the elements of our P&L, savings, so that we are able to insulate consumers as much as possible. So if you see, for instance, our June quarter inflation, which we had called out, was around 10%, but we passed on only 5% price increase because we are very conscious of the consumer, because we are obsessively focused on the consumer and therefore protecting the franchise. Therefore, we take all the other actions across the lines of P&L, and thereafter we are passing the calibrated price increases. So we're very conscious of that, and we'll continue to adopt the same strategy moving forward on sequential inflation. If I could just add, I mean, I want to just reiterate what our focus is. Yeah. Our focus is we are obsessed with volume-led revenue growth. And I think that is our core focus, and you will continue to see us ensuring that we calibrate for that. So volume-led over price. हेलो मैम. हेलो सर. आपने जैसे कि कहा कि कैलिब्रेटेड प्राइस हाइक होगी और वॉल्यूम लेड ग्रोथ देखने को मिलेगी. पिछले क्वार्टर में ऑलमोस्ट 6% की वॉल्यूम ग्रोथ आई थी, इस क्वार्टर में 5% की है. तो ये अज्यूम करना कि आने वाले 3 क्वार्टर में 5 to 6% वॉल्यूम ग्रोथ नॉर्मल रहेगी और जो रेवेन्यू में ग्रोथ दिखेगी वो ज़्यादा वैल्यू ड्रिवन होगी. हम आगे की गाइडेंस नहीं देते हैं, मगर हमने ये गाइडेंस दिया है कि फुल ईयर 27, फुल ईयर 26 से बेहतर होगा. ये हमारा गाइडेंस है और ये हम गाइडेंस मेंटेन करते हैं. आगे जाके भी फुल ईयर 27 बेटर होगा फुल ईयर 26 से. मैम, आपने ये भी इंडिकेट किया कि प्रीमियम कैटेगरी आउट परफॉर्म कर रही है, डबल डिजिट ग्रोथ वहाँ पर देखने को मिल रही है. तो यहाँ पे कितना और स्कोप है मार्केट शेयर गेन करने का, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी है, एड स्पेंड्स यहाँ पे ज़्यादा होते हैं. तो इस पर आपकी कमेंट्री. जब आप HUL को देखो, जो हमारा अपॉर्चुनिटी ये है HUL में कि हमारी प्रीमियम कैटेगरीज ना सिर्फ मेट्रोज में और लार्ज टाउन में ग्रो हो रहे हैं, प्रीमियम कैटेगरीज रूरल में भी ग्रो हो रहे हैं, प्रीमियम कैटेगरीज Tier 3, Tier 4 टाउन्स में भी ग्रो होते हैं. तो पूरे कंट्री में जो होता है, हर कंज्यूमर को चाहिए कि थोड़ा बेहतर बाय करे फॉर द प्राइस दैट शी पेज. तो ये हो रहा है, एंड ये सबसे ज़्यादा HUL का अपॉर्चुनिटी है गिवन आवर पोर्टफोलियो. हमारा जो पोर्टफोलियो, हमारा जो ब्रांड्स है पूरे कैटेगरीज में, ये सबसे बड़ा हमारा अपॉर्चुनिटी है. मैम, लास्ट क्वेश्चन. HUL पिछले कुछ समय में एक्विजिशंस भी किए, आने वाले समय में इनऑर्गेनिक ग्रोथ M&A कुछ ऐसा प्लान्ड है? हम देखते रहते हैं कि जो हम कहते हैं बोल्ट ऑन एक्विजिशंस,
ये हमारे प्लान में हमेशा रहता है कि हम देखते रहते हैं, मगर हमारा जो ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है वो फर्स्ट है कि हमारे जो ब्रांड्स हैं, एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं, पहले हम उन ब्रांड्स को न्यू सेगमेंट्स में लेके आए। सो जैसे वैसलीन है, हमने वैसलीन को लॉन्च किया वैसलीन क्लाउड सॉफ्ट में मॉइस्चराइजिंग सेगमेंट में। सो पहले जो है कि हमारे एग्जिस्टिंग जो ब्रांड्स है उनको नए सेगमेंट्स में लेके जाना। फिर हमारा सेकंड आइडिया होता है कि यूनिलीवर के जो ब्रांड्स हैं हम ले आए देश में, और यूनिलीवर के ब्रांड्स को हम और इंडिया में ले आए। और थर्ड हमारा होता है कि बोल्ट ऑन एक्विजिशंस जो है जो हम कर पाते हैं, जो हमारे पोर्टफोलियो को कॉम्प्लीमेंट करे। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। ऑलराइट, तो वो HUL के नतीजे हैं जहां पर CNBC आवाज़ के सवालों का जवाब देती हुई मैनेजमेंट जो हमने आपके लिए यहां पर प्रोड्यूस किया। लेकिन इसी के साथ अब बात करेंगे बॉन्ड स्ट्रीट की। CNBC Awaaz and India Bonds present Bond Street. बॉन्ड्स की अगर बात की जाए तो ये दूसरा लगातार ऐसा दिन है जहां पर बॉन्ड्स में तेजी का दौर जारी है। कच्चे तेल की जिस तरह की गिरावट है उसका पूरा फायदा मिलता हुआ नजर आया। कच्चे तेल में ना सिर्फ हमने 100 के नीचे भाव आते हुए देखे, 90 भी टूटता हुआ नजर आया और 88 के नीचे फिलहाल कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। रुपए में मजबूती है, इंडियन इक्विटी मार्केट्स हल्की सी तेजी में है जिसका पूरा फायदा यहाँ पर मनी मार्केट्स भी उठाते हुए नजर आए। कारोबार की बात की जाए तो 5 साल की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स में सबसे ज्यादा एक्टिविटी बनते हुए नजर आई है, और वो कंपनीज जहां पर सबसे ज्यादा ट्रेड्स हैं वो है हुडको, पावर फाइनेंस, AB फाइनेंस और साथ ही साथ IIFL फाइनेंस में अच्छी ट्रेडिंग बनते हुए नजर आई है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के बॉन्ड्स में भी यहां पर अच्छी ट्रेडिंग है। सोमवार को प्राइमरी मार्केट में करीबन 3,150 करोड़ के यहां पर बॉन्ड इशू हुए हैं। जहां तक PSU बैंक्स की बात है, ये विदेशी बाजार से फंड जुटाने की योजना बनाते हुए नजर आए हैं, तो एक्सटर्नल बोरोइंग हमने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में यहां पर आते हुए देखी है। लेकिन प्राइवेट बॉन्ड इशुएंसेस की जहां पर बात है, कल जितना ये आज हैपनिंग नहीं है, लेकिन 3-4 कंपनीज आज भी हैं जो अपने बॉन्ड्स आज लेके आ रही हैं यहाँ पर। इसमें आई फाइनेंस है जो 2.2 बिलियन जुटाना चाहते हैं, 2 साल की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स लेकर ये बाजार में हैं। सैटिन फिनसर्व 850 मिलियन जुटाना चाहते हैं और फिनकर्व फाइनेंशियल 260 मिलियन के लिए बिड्स कलेक्ट कर रहे हैं। ये आज बाजार में सभी की सभी कंपनीज मौजूद हैं। आगे जाकर बाजार का फोकस कहाँ होगा वो भी आपको बता देते हैं। आज यहां पर 7 राज्य हैं जो 181 बिलियन के लिए बॉन्ड्स इशुएंस यहां पर करेंगे। साथ ही यहां पर US फेड की 2 दिन की बैठक आज से शुरू हो जाएगी, जिसका अनाउंसमेंट हम कल आता हुआ देखेंगे। और इसके अलावा अगले हफ्ते RBI की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है, तो ये 2-3 इवेंट्स हैं जहां से मनी मार्केट अपने क्यूज लेता हुआ नजर आएगा। CNBC Awaaz and India Bonds present Bond Street.